वसीम ने उस पूरी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से उसजद के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू सुनता रहा था। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया, तो वसीम ने उससे कहा, तुम ख्वाम-ख्वाह एक फ़ज़ूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी असजद के साथ ही करनी है। फिर इस तरह करके तुम खुद अपने ही हाथों से अपनी ही शादी लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं माँगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो, वो काफ़ी है। उमामा इस पर घुराई और फिर वापस कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर उसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब उसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल नहीं उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्का कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौज़ूआ की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अबू से कुछ देर पहले बात की है, उसने इमामा से कहा। फिर वो उसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, अबू, उस शादी पर रज़ामंद नहीं हैं। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे, उन्हें उस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख़याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं, और उन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घरवालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें ये खौफ़ है कि इस सूरत में तुम्हारे घरवाले मेरे घरवालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी, मोबाइल कान से लगाए, उसकी आवाज़ें सुनती रही। आपने उन्हें रज़ामंद करने की कोशिश नहीं की। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले उस शादी पर तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो भी राज़ी हो जाएँगे, उस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे। जलाल ने उससे कहा, और आप क्या कहते हैं अमामा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा, जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बसूरत देगर हमारी पूरी कमेवंटी उनका बायकाट कर देगी, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप इज्जत से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालदीन से बात तो करो। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कुल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरस्टार्ड हूँ। इमामा की आवाज़ भराने लगी। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, वो उनके मज़हब का नहीं है, तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें। आप उन्हें मीर ऊपर एहलम बताएँ। इसने मुल्तजियाना लहजे में कहा। मैं अबू से कल दोबारा बात करूँगा, और अम्मी से भी। फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। उमामा ने जिस वक़्त उससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया, वो बेहद दिल गिरफ्ता थी। उसके वहमो-गुमान में भी ये नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली ज़हनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अबू मुझसे पहले ही उस सिलसिले में बात कर चुके हैं, और जो वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के खतरों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल की अम्मी ने किताई लहजे में उससे कहा। वो इमामा के कहने पर उनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें खतरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा। आप ख्वामख्वाह खौफज़दा हो रही हैं। जलाल ने कुछ एहतिजाजी अंदाज में कहा, तुम हमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो। उसकी अम्मी ने उसकी बात पर उसे झड़का। अमामा के ख़ानदान और उसके वालिद को तुम्हारे अबू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को ख़फ़िया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएँगे। मैं स्पेशलाइज़ेशन के लिए बाहर जाने के कुछ उरसा बाद उसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ ख़फ़िया ही रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लें?
और तुम्हें वैसे भी यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है। हमें उमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने मौज़ूआ है, बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह उस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे, तो मैं उससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती। उसकी अम्मी ने कुदरे नाराज़ी से कहा, अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अबू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को न तो वो पसंद है और न ही उसका ख़ानदान। अम्मी ने दोटुक अंदाज में कहा, अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो यहाँ आती रही है और तब तो आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थीं। जलाल ने उन्हें याद दिलाया, तारीफ़ करने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूँ। वो खफ़गी से बोले, उम्मी, कम से कम आप तो अबू जैसी बातें ना करें। थोड़ा-सा हमदर्दी से सोचें। इस बार जलाल ने लजाजत आमेज़ लहजे में कहा, जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी उस ज़द और फ़ैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊँचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अबू अगर तुम्हें इस शादी की इजाज़त दे भी दें, तो भी मैं कभी नहीं दूँगी। न ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूँगी। अम्मी, आप उसकी सूरत हाल को समझें। वो कितना बड़ा कदम उठा रही है। इस वक़्त उसे मदद की ज़रूरत है। गुरवा इतना बड़ा कदम उठा रही है, तो फिर उसे कम उस कम दूसरे के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं उसे बुरा नहीं कह रही। वो बहुत अच्छा फ़ैसला कर रही है, मगर हम लोगों को अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। तुम कुछ अक्ल से काम लो। तुम्हें स्पेशलाइज़ेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है। उसकी अम्मी ने कुदरे नरम लहजे में कहा, बेटा, अच्छे ख़ानदान में शादी हो, तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं। और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से ख़ानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। स्पेशलाइज़ेशन कर लोगे, तो कितने ऊँचे ख़ानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। खुद सोचो, सिर्फ़ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ख़ानदान उसका बायकॉट कर चुका होगा। माशरे में जो बदनामी होगी, वो अलग है, और तुमसे शादी हो भी जाए, तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है। अम्मी उसे संजीदा लहजे में समझा रही थीं। जलाल किसी आतिराज़ या एहतिजाज के बगैर खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। इसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कायल हुआ है या नहीं। अमामा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। अमामा, मैंने उम्मी से भी बात की है। वो अबू से ज़्यादा नाराज़ हुई हैं मेरी बात पर। अमामा का दिल गो या मुकम्मल डूब गया। वो कह रही हैं कि मुझे एक फ़ुज़ूल मामले में खुद इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल ने साफ़ गोई का मज़ाहिरा किया। मैंने उन्हें तुम्हारे पर एहलम के बारे में भी बताया है, मगर उनका कहना है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। उमामा को उसके लफ्ज़ों से शदीद तकलीफ़ हुई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रज़ामंद नहीं हैं और न ही होंगी। जलाल की आवाज़ धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जलाल। उसने डूबते दिल के साथ किसी मौहूम सी उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूँ इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदीन इस प्रपोज़ल पर राज़ी नहीं हैं। क्या तुम उनकी मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें नाराज़ करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ जलाल, वो गड़गड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदीन की नाफ़रमानी नहीं कर सकता। तुम मुझे उसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफ़रमानी के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रही हूँ। उसके एहसाब चीख रहे थे। उसे याद नहीं था कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाइया और मनत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ़ सिर्फ़ निकाह कर लें। अपने वालिदीन को उसके बारे में न बताएँ। बेशक आप बाद में उनकी मर्ज़ी से भी शादी कर लें। मैं एतराज़ नहीं करूँगी।
तुम अब बच्चों जैसी बातें कर रही हो। खुद सोचवा, अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में अभी मेरे वालिदैन को पता चल जाता है, तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे उस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूँगा। इस बार जलाल का लहजा छँता हुआ था। वो बोल नहीं सकी। नहीं इमामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज़्बातियत का मज़ाहिरा नहीं कर सकता, जिसका मज़ाहिरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस सारे मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अब का हल खुद निकालो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफ़िज़। जलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर उसे अपने अर्द-गिर्द की पूरी दुनिया धुएँ में तहलील होती नज़र आई। किसी चीज़ के मिट्टी में होने और फिर दौर-दौर तक कहीं न होने का फ़र्क कोई इमामा से बेहतर नहीं बता सकता था। माऊफ़ ज़ेहन और शिल होते हुए एहसाब के साथ वो बहुत देर तक किसी बत की तरह अपने बेड पर टाँगें लटकाए बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए, अब बाबा को सब कुछ, उसके सिवा अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दें। कम उज़ कम मुझे इस घर से तो रहाई मिल जाएगी। मैं असजद से शादी करना ही नहीं चाहती, तो शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्तहकम लहजे में उम्मी से कहा। सिलमी उसे अगले रोज़ अपने साथ मार कट जाने का कहने के लिए आई थीं। पहले तुम्हें शादी पर एतराज़ था, अब तुम्हें असजद से शादी पर एतराज़ है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सिलमी उसकी बात पर मुश्ताइल हो गईं। सिर्फ ये कि आप असजद से मेरी शादी न करें, तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए थे। यकीना उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुना बंद क्यों हो गया है? आखिर तुम इज्जत से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूंगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक असजद तुम्हारी पसंद था। हाशिम मुबीन ने दानत पीसते हुए कहा। कल था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज में पूछा। बाबा, मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सिल्मी को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन, वो एक पत्थर के मुजस्मे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मन्ना खुला हुआ था, वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी उन्हें जिंदगी में अपनी औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मल तौर पर बनूर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो। उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने की बजाय नफी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की ज़हनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहीं। सिर्फ असजद से शादी न करने के लिए तुम ये सब कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी इस आदमी से कर दें जिससे तुम चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे। उनके मुँह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस वो आपकी कमिवंटी से ना हो। फिर आप कम इज़ कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी ख़ास आदमी के लिए ये सब कर रही हूँ। बाशम मुबीन उसकी बात पर दानत पीने लगे। तुम जम्हा-जम्हा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता किया है। मैं सब जानती हूँ बाबा। मेरी उम्र 20 साल है।
मैं आपकी अंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूं। मैं जानती हूं आपके उस मजहब की वजह से हमारे खानदान पर बड़ी बरकत नाजिल की गई हैं। वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई, तुम तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। तुम बाशिम मुबीन गुस्से के आलम में अंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को इन पर तरस आने लगा। उसे दोजख में खड़े होकर दोजख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर फिरने वाले शख्स पर तरस आया। उसे मेहरशिदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। उसे नफ्स ज़दा आदमी पर तरस आया। उसे गमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गमराही के रिश्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। अमामा ने उनकी बात काट दी। आप उस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया है। मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन है लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं। मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है। मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें, जज्बाती हमाकत की बजाय बहुत सोच समझकर उठाया जाने वाला कदम समझकर? उसने बड़ी रसानियत और संजीदगी के साथ कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़ी में और इज़ाफ़ा हुआ। मैं मैं अपनी बेटी को मज़हब बदलने दूँ ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बायकॉट कर दे। मैं फुटपाथ पर आ जाऊँ। नहीं उमामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी खराब हो गया है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए। कोई भी मज़हब अख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी मैं असजद से ही करूँगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा। उसके घर चली जाओ और फिर वहाँ जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अक्ल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा अगलाद बादी थी। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमी ने खड़े होते हुए दानत पेश कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहिया कर लिया है। इमामा कुछ कहने की बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रही, फिर कमरे से चली गई। उन्हें उसके कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर उसजद अंदर दाखिल हुआ। उमामा को उसके उस वक्त वहां आने की तवक्का नहीं थी। उसजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमायां थी। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो उसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है उमामा? उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी उसे देखते रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? उसजद, तुम्हें अगर ये बता दिया गया है कि मैं क्या कर रही हूं, तो फिर ये भी बता दिया गया होगा कि मैं क्यों कर रही हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। वो है, कृषि खींचकर बैठ गया। मुझे अंदाजा है। इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमामा ने तरक्की से उसकी बात काट दी। जज्बात हैं मैं आकर, कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूं। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज को गलत समझा उसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में उसे देखता रहा। फिर सर झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों ऐतराज है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ है, कम से कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज नहीं। वो उसकी बात पर हका बका रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूं? हाँ, तुम हो। इनकल ठीक कह रहे थे। किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेनवाश कर दिया है। उसने इखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी हो करो। उसने तरकी बहतरकी कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। वो इसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। जिंदगी बर्बाद? कौन सी जिंदगी? यह जिंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूं।